माय डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अगले सेशन में हम देखें। आज हम चैप्टर 7 को लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम होगा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और इसकी पहली हेडिंग होगी चुंबकीय क्षेत्र। आपको यहाँ पर कुछ नॉलेज दे दी जाए कि इस चैप्टर से कम 2 नंबर का मिलता है। हम यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने इस चैप्टर में उन्हीं टॉपिकों को शामिल किया है जो या तो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं या फिर पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और लास्ट तक वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो भी विद्यार्थी सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं वो कॉपी पेन साथ रखें और नोट्स बनाते हुए चलें, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था कि जब किसी आवेश को कहीं पर रख देते हैं तो उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिसमें कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो उस पर कूलाम के नियमानुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक उसी प्रकार किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जिसमें हम उसके चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। जब किसी चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। यह निश्चित दिशा उत्तर और दक्षिण होती है। इसका कारण यह है कि चुंबक में भी 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसीलिए चुंबकीय सुई किसी चुंबक के पास लाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। चलिए अब बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। एक वैज्ञानिक ऑर्स्टेड हुए जिन्होंने किसी धातु के चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की और देखा कि तार के चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी एक चुंबकत्व का अनुभव किया उन्होंने। और बताया कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार की चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत धारा के कारण चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ही वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यानी कि वैद्युत धारा के कारण किसी चालक तार में या तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस घटना को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। बायो-सेवर्ट का नियम, ये 2 नामों से पूछा जाता है। कभी कभी आता है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या बायो-सेवर्ट के नियम को लिखिए और संबंधित व्यंजक ज्ञात कीजिए। अक्सर आता रहता है और इससे परिभाषाएं भी पूछी जाती रही और सवाल भी आते हैं। तो बायो-सेवर्ट, यहाँ 2 वैज्ञानिक हैं, बायो तथा सेवर्ट, ने 1820 यानी 1820 ईस्वी में चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया और बताया कि किसी चालक के छोटे से भाग यानी कि अल्प भाग, कोई बड़ा तार होगा उसका एक छोटा सा खंड ले लिया, उसे अल्प भाग, और एक चालक की पूरी लंबाई कैपिटल एल हो या स्मॉल एल हो तो छोटे से भाग की लंबाई डीएल ली जाती है, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डी भी निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यानी उन्होंने अभी ऑर्स्टेड ने बताया था कि विद्युत धारा बहने के कारण चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उन्होंने बस इतना ही बताया। लेकिन इसे आगे बढ़ाते हुए बायो-सेवर्ट ने ये बताया कि चालक में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो होता ही होता है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी महत्वपूर्ण है। देखेंगे यहाँ पर एक चालक तार दिखाया गया है जिसका एक अल्प भाग ए बी ले लिया गया है
और इसकी लंबाई dl होगी। इससे हमें p दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो dv निकालना होगा। तो आर्टेस्ट ने यही तो बताया था और स्टेड ने यही तो बताया था कि चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान लेते हैं r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv वेक्टर है, तो dl वेक्टर के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv वेक्टर निम्नलिखित 4 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो यह है कि ये धारा जो बह रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र dv अनुक्रमानुपात I, यानी कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है। यही कारण है कि जिन तारों में अधिक धारा प्रवाहित हो रही होती है वो तार अधिक चुंबकत्व का उत्पादन करते हैं। दूसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र तार के अल्प भाग की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस खंड की लंबाई अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये हुआ कि तार की लंबाई जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही अधिक होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र dv अल्प भाग AB तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा चित्र में दिख रहा है, अल्प भाग AB और इससे मिलाने वाली बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या को साइन थीटा कहते हैं के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dv प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यानी dv अनुक्रमानुपात साइन थीटा। इनको ये समीकरण 1 2 3 दे देंगे। एक चौथा पॉइंट आपका आएगा कि यह चुंबकीय क्षेत्र, यह का मतलब चुंबकीय क्षेत्र dv अल्प भाग AB से बिंदु P तक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो दूरी आपकी है इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ व्युत्क्रमानुपात कहेंगे वो बट्टे में चला जाएगा, अर्थात dv व्युत्क्रमानुपात r स्क्वायर, और यहाँ हम dv अनुक्रमानुपात 1/r² बोलेंगे। जहाँ पर हम 1/r² बोलेंगे तो अनुक्रमानुपात कहलाएगा और केवल r² बोलेंगे तो व्युत्क्रमानुपात कहलाएगा। इन चारों समीकरणों को जब हम मिलाएंगे तो LHS में सभी में dv है, तो उधर dv अनुक्रमानुपात जो अंश में है I dl साइन थीटा इनका गुणा हो जाएगा और हर वाला बटे में चला जाएगा, तो dv अनुक्रमानुपात I dl साइन थीटा बटे r²। कभी भी अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो उसकी जगह पर एक नियतांक आता है, यहाँ पर नियतांक μ0/4 आएगा और I dl साइन थीटा बटे r²। तो यही धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, इसे ही बायो-सेवर्ट का नियम कहा जाता है। यहाँ पर μ0 का मान 4 यानी यहाँ μ0/4 का मान 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। यदि हम 4 का यहाँ गुणा कर दें तो μ0 की वैल्यू ये निकल के आती है 4 गुणे 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर को वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। हम विद्युतशीलता के बारे में वैद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में वहाँ ε0 विद्युतशीलता हुआ करती थी, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए μ0 चुंबकशीलता कहलाएगी। चूंकि 0 लगा है इसलिए वायु की चुंबकशीलता होगी, अगर म्यू हो तो केवल चुंबकशीलता होगी। यहाँ μ0 की विमा mLT-2 (1/-2) होता है। अब अगले टॉपिक के बारे में देखें, μ0 और ε0 में संबंध निकालना है। ये रिलेशन बहुत बार पूछा जा चुका है, कभी कभी इन दोनों रिलेशनों की विमाएँ पूछ देते हैं या सीधा रिलेशन पूछ देते हैं, ये इम्पोर्टेंट होगा। तो हमारे पास इसे समझने के लिए या रिलेशन के लिए 2 पॉइंट लेकर चलने होंगे। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर फिर कूलाम स्क्वायर होता है, और μ0/4 अभी पढ़ाया था 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका LHS का भाग LHS में लगा देंगे और RHS का भाग RHS में ही लगा देंगे। तो μ0/4 बटे 1/4πε0 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर बटे 9 × 10⁹ न्यूटन बटे नहीं होगा
9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पर दूसरे से चौथा कटता है अगर मिल जाए, और बचा हुआ फर्स्ट में गुणा होता है। तो 4 से 4 खत्म, तो एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0, नीचे सेकंड और थर्ड का गुणा होगा तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, इतना ही बचेगा। यहाँ पर फर्स्ट ये रहा क्योंकि बटा ये है, इससे ऊपर वाला फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ तक फर्स्ट थर्ड और ये 4। तो सबसे पहले न्यूटन से न्यूटन, फर्स्ट से थर्ड काट दीजिए। सेकंड से 4 कटता है, फर्स्ट से थर्ड कट जाता है, तो न्यूटन से ये कट गया। यहाँ से अब जो बचा है ये सबसे ऊपर जाएगा, कूलम स्क्वायर हो गया, ये नीचे आएगा, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। 10⁻7 नीचे ले आइए, 9 7 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका बचा एप्सिलॉन 0 म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 × 10⁻16 कूलम स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अगर सबको इकट्ठा करके होल स्क्वायर करें तो ये 3 का वर्ग है, ये 10 की पावर का वर्ग करते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो इसलिए 10⁸8 का वर्ग 10⁸16 होगा, कूलम बटे एम्पियर मीटर हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा। चूँकि कूलम का मतलब होता है एम्पियर सेकेंड, यानी Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT एम्पियर सेकेंड। तो कूलम की जगह एम्पियर सेकेंड रख देंगे, ये एम्पियर मीटर है ही, तो एम्पियर से एम्पियर खत्म हो जाएगा, तो ये आपका वैसे ही बचेगा। इधर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो जैसे उल्टा करेंगे ये 1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0 आएगा, तो ये भी पद सभी उल्टे हो जाएंगे, तो ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाले बदल जाएंगे आपस में, तो 3 × 10⁸8 हो जाएगा, और ये मीटर ऊपर जाएगा और सेकेंड नीचे आ जाएगा। अब हम पुनः 1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर, इसे देखें 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल c होती है, तो इसे c अंदर लिखेंगे, चूँकि वर्ग चला तो c स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से रूट हटाएं तो इधर पूरे का वर्ग आएगा, वो हमने इधर लिख दिया, तो c बराबर 1/4 c बराबर √1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0 आएगा। 1 का वर्गमूल निकालें तो 1 ही आता है, इसलिए c बराबर 1/√म्यू 0 एप्सिलॉन 0 होगा। यही म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में संबंध होता है। तो एक क्वेश्चन आया था कि सिद्ध कीजिए कि 1/√म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की विमा प्रकाश की चाल की विमा के बराबर है। चूंकि इसका मान प्रकाश की चाल के बराबर है, इसलिए इसकी विमा भी प्रकाश की चाल के बराबर होगी। तो उम्मीद है इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो सभी से अनुरोध है कि इसे लगातार देखें और नोट्स बनाते रहें। अब हम चलते हैं एक इम्पोर्टेंट, ये लगभग आता ही है कि वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार लूप कुंडली कुछ नहीं होता, एक तार लेते हैं, उसे मोड़ देते हैं, एक लूप बन जाता है, एक वृत्ताकार घेरा। चूंकि एक घेरा बनाएंगे या वृत्त बनाएंगे, सर्किल वृत्त, तो इसका केंद्र O होगा, यहाँ से इसकी त्रिज्या R मान लेते हैं, पूरे तार की लंबाई L मान लेते हैं। जैसे इस तार के एक सिरे पर I धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा इस दिशा में बहती है, तो इस धारा के कारण इसके केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो जाता है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या और परिधि एक दूसरे पर लंबवत होते हैं और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, तो इसमें भाषा ज़्यादा है नहीं, जो मैंने बताई वही भाषा है कि जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चूँकि कुंडली वृत्ताकार है अतः घिरी हुई है, अतः कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक जगह पर एक समान होता है, इसलिए हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, R त्रिज्या की कुंडली लेते हैं, इसमें जब I धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र हमें B उत्पन्न हुआ था। चूँकि हमें O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसके लिए हम कुंडली को छोटे छोटे और बराबर भागों में
बांट लेते हैं। माना उनमें से प्रत्येक भाग की लंबाई dl है, तो एक भाग हम यहाँ पर ले रहे हैं, बाद में सभी का योग कर दे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार एक सूक्ष्म भाग dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv होगा। तो dv बराबर μ0/4 इंटू आई डी एल साइन थीटा/r², क्योंकि ये दूरी r होगी, एक ये सीधा तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये निकल के आएगा। चूंकि अभी मैंने बताया था कि वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, इसलिए r और dl के बीच कोण थीटा होगा, इसलिए यहाँ थीटा की जगह 90 अंश रखा जाएगा। तो साइन 90 इक्वल 1 होगा, यहाँ थीटा 90 रख देंगे तो साइन 90 1 होता है। तो ये बचेगा क्या, dv बराबर μ0/4 आई dl/r²। चूँकि हमें अभी एक छोटे से भाग के कारण अभी मैंने निकाला था, हमें इस पूरी कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, हम समेसन लगा देते हैं, यानी समेसन का मतलब होता है योग। तो जैसे ही इधर समेसन लगाएंगे तो dv का तो b हो जाएगा और समेसन या सिग्मा μ0/4 आई dl/r² होगा। जो कांस्टेंट होते हैं वो तो बाहर निकल आते हैं, बचे हुए का सिग्मा या समेसन करते हैं। एक तरह से ये समाकलन ही होता है। अंतर इतना होता है, समाकलन के सूत्र लगने के बजाय उनके सीधे सीधे मान प्रयुक्त होते हैं। तो μ0/4 आई इंटू r² ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो नियत पहले ही है, 10⁻7 मान है इसका। धारा जितनी बह रही उतनी है, जो त्रिज्या है वो घट बढ़ नहीं रही है, जो तार एक ही बार बनाया इसलिए उतनी, केवल dl बढ़ेगा, क्योंकि खंड हम जोड़ेंगे तो सभी खंड जुड़ेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, इसलिए ये परिवर्तनशील है, इसलिए यही सिग्मा में बना रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। क्योंकि सिग्मा डीएल का मतलब छोटे छोटे खंडों का योग है, और छोटे छोटे खंडों का योग कर दें तो वृत्त की परिधि बन जाती है, क्योंकि छोटे छोटे सभी खंडों को जोड़ते चले जाएं तो ये वृत्त की परिधि बन जाएगी। त्रिज्या इसकी r मानी है तो परिधि 2πr होगी, तो सिग्मा डीएल बराबर 2πr होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 2 से 2 4 कटेगा, पाई से पाई, 1r से r कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा b बराबर μ0I/2r। यही वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ये सूत्र तब है जब कुंडली में केवल एक फेरा है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N मान लें, कभी कभी क्या होता है, जैसे मोटर्स हैं या अन्य पंखे वगैरह जिनके कॉइल्स बनते हैं तो उनमें अनेक फेरे होते हैं, तब उन फेरों या उनकी जो कुंडलियां बनती हैं उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, केवल μ0 के साथ n का गुणा कर दिया जाता है। तो b बराबर आएगा μ0 कैपिटल N/2r, जहाँ n कुंडली में फेरों की संख्या होती है। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। परीक्षा की